रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की निगाह। लेकिन न्यूज पंच के जरिए सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। साथ ही ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर होगी हमारी निगाह, सबसे पहले कर लेते हैं उन तमाम खबरों का रुख। तो आज न्यूज पंच में सबसे पहले बात होगी साकार होगा अटल जी का सपना। जी हां, आज एक बड़ा सपना जो कि साल 2002 में देखा गया था, अब वो सपना आज साकार होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सपने को साकार करेंगे। क्या है वो सपना, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही दूसरी प्रमुख खबर है फीकी पड़ी आम आदमी पार्टी की रेवड़ी। जो चुनावी सीजन इस वक्त चल रहा है और ऐसे में चुनावी रेवड़ियां भी बांटी जा रही है। आखिर क्यों हम कह रहे हैं कि आखिर ये रेवड़ी फीकी पड़ गई है, बताएंगे आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़ी, जहां आपको बता दें कि अब पाकिस्तान से बदला लेगा तालिबान। लेकिन आखिर ये बदला क्यों लिया जाएगा, पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है जिसको लेकर तालिबान ये कह रहा है कि अब वो बदला लेगा, विस्तार से आपको बताएंगे इस खबर पर। तो इन तीन प्रमुख खबरों के साथ ही बुलेटिन की कर लेते हैं शुरुआत, जहां आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है और इस मौके पर बुंदेलखंड को बड़ी सौगात भी मिलने जा रही है। दरअसल साल 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था, अब वो आज साकार होने जा रहा है। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजुराहो में, आपको बता दें कि खजुराहो में आज इसकी आधारशिला रखेंगे, जिससे बुंदेलखंड की पूरी तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। अब इस परियोजना से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भी जल संकट से राहत मिलेगी। परियोजना से इन दो राज्यों के लगभग 14 जिलों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। साथ ही परियोजना के पूरा होने पर 8,11,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 65 लाख लोगों को स्वच्छ जल, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना आज साकार हो रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे इस सपने के बारे में कि आखिर ये सपना क्या था और कब इस सपने को देखा गया था। तो अटल जी ने ये सपना देखा था साल 2002 में, नदियों को जोड़ने का ये सपना था जो अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही बाढ़ और सूखे के संकट को अटल बिहारी वाजपेयी जी मिटाना चाहते थे। जो सूखे का संकट है, बुंदेलखंड जिसकी हम बात करते हैं, जल को लेकर सबसे ज्यादा संकट वहां पर है। तो ऐसे में उस जल संकट को कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश अटल जी के रहते मूर्त रूप ये योजना जो है वो नहीं ले पाई थी। 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये सपना देखा गया था, लेकिन उसके बाद में किन्हीं वजहों से ये परियोजना अटक गई और आज कहीं ना कहीं इस परियोजना को दोबारा से आरंभ किया जा रहा है। तो ऐसे में जो सपना है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वो आज साकार होता हुआ नजर आएगा उनकी 100वीं जयंती पर। पीएम मोदी के पहल पर 22 मार्च 2021 को त्रिपक्षीय समझौता हुआ। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हस्ताक्षर किए थे इस समझौते पे, इस एमओयू पे, जहां अटल जी की 100वीं जयंती पर आज ये बड़ा सपना साकार होने जा रहा है। तो सीधे तौर पर उस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही आखिर कैन बेतवा लिंक नहर निर्माण का सफर कैसा है वो आपको बता दें। ये पूरी परियोजना के 2 चरण हैं। परियोजना का समय 8 साल का रखा गया है। परियोजना का खर्च 44,608 करोड़ रुपए है और वहीं केंद्र सरकार का खर्च, जिसमें से 90% राशि जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरी परियोजना में दी जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर इस योजना का सीधे तौर पर कहां-कहां फायदा होगा वो भी आपको समझाएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो सफर है, राज्य सरकार का खर्च सिर्फ 10% की राशि रहेगी और इससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 65 लाख जनता को सीधे तौर पर फायदा होगा। पहाड़ के अंदर से 2 टनल बनाई जाएंगी, जहां 1.1 और 1.9 किलोमीटर की ये दोनों
टनल होगी। कैसे इसका फायदा मिलेगा बुंदेलखंड को, इसका कैसे लाभ मिलेगा, वो एक बार देख लेते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना पहली नदी जोड़ो परियोजना है ये, और इससे फायदा सीधे तौर पर आम जनता को मिलने जा रहा है। नदियों के जुड़ने से बुंदेलखंड में पानी ही पानी होगा, क्योंकि बुंदेलखंड की हमने अलग अलग तस्वीरें देखी है जहां पर पानी को लेकर सबसे ज्यादा समस्या कई किलोमीटर दूर जाकर के पानी उपलब्ध होता था लोगों को। ऐसे में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 65 लाख लोगों को स्वच्छ जल मिल पाएगा इस योजना के जरिए। सूखे के प्रभाव को कम करने में भी सीधे तौर पर मदद इस योजना के जरिए आगे आने वाले समय में मिलती हुई नजर आएगी। और साथ ही आपको बता दें कि यह परियोजना देश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। तो ये तमाम फायदे हैं और इसके क्या सफर है वो भी आपको बताया। इसी के साथ सीधा रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। आदित्य, आज एक बड़ी परियोजना, और साथ ही अगर हम देखें तो साल 2002 में ये सपना देखा गया था कि जो पानी को लेकर जो दिक्कत है, जो किल्लत है बुंदेलखंड में, उसको दूर किया जाएगा। लेकिन किन्हीं वजहों के कारण ये परियोजना पूरी नहीं हो पाई और अटक गई थी। फिलहाल अब आज पानी की किल्लत आगे आने वाले समय में दूर होगी इस बड़ी परियोजना के जरिए। आदित्य। बिल्कुल कृतिका, सपना अटल जी ने देखा था और उस सपने को बुंदेलखंड के लोगों ने भी देखा था। जब अटल जी के देखने के बाद उम्मीद जगी थी कि जो बुंदेलखंड सूखे के लिए तरसता था, पानी के लिए तरसता था, सूखा पड़ता था, बंजर होता था, उस बुंदेलखंड को पानी मिल रहा है। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, सुबह से ये भीड़ लगी हुई है प्रधानमंत्री को देखने सुनने के लिए। इनकी आंखें देखिए, आंखों में चमक देखिए, और ये उम्मीद की आंखें, ये चमक है, ये उम्मीद है कि किस तरीके से बुंदेलखंड को अब ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना की सौगात मिल रही है, क्योंकि इससे केवल सिंचाई की अगर बात की जाए 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र का ही सिंचाई का रकबा नहीं बढ़ेगा, रोजगार सृजित होंगे, उद्योग धंधे मध्य प्रदेश में आएंगे, और बुंदेलखंड कई मामलों में बेहद समृद्ध है। वो समृद्ध विरासत को और बल देगा ये पानी, और यहाँ की जो जवानी है वो इस पानी की वजह से जो पलायन कर जाती थी नहीं होने की वजह से, वो यहीं रह जाएगी। और ये तमाम लोग हैं जो धन्यवाद करने आए हैं प्रधानमंत्री को कि जो लंबे समय से जिसका इंतजार था आखिर वो पूरा हो गया है। और वो इंतजार जब पूरा होगा, जब ये अभी तो शिलान्यास है, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो 2 राज्य होंगे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 10 जिले जो है वो मध्य प्रदेश के सीधे तौर पर लाभान्वित होने जा रहे हैं। 1900 से ज्यादा गांव है कृतिका, 44 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको शुद्ध पेयजल मिलेगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर पे नल जल से पहुंचाना चाहते हैं, नल से जल, वो इससे सीधे तौर पर पहुंचेगा। और केवल जल नहीं पहुंचेगा, बिजली भी बनेगी। जी आदित्य, अगर हम देखें तो बुंदेलखंड की तस्वीर, बड़ी अलग अलग तस्वीरें हमने देखी हैं पिछले कुछ सालों की भी अगर हम बात करें तो, क्योंकि बुंदेलखंड में पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है बुंदेलखंड में, और लोगों को कई किलोमीटर दूर जाकर के पानी उपलब्ध होता था, और वो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो पानी आखिर कितना साफ है। और अब ये इस परियोजना के जरिए साफ पानी, शुद्ध पानी बुंदेलखंड वासियों को मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, शुद्ध पानी मिलेगा बुंदेलखंड वासियों को, बिजली मिलेगी बुंदेलखंड वासियों को, कृषि की आय जो है वो दोगुनी होगी। और देखिए इसके पीछे थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएं, आपने ग्राफिक्स के जरिए इतिहास समझाने की कोशिश की है। दरअसल ये क्यों अटकी थी योजना है, 15 साल 20 साल से ये परियोजनाएं अटकी थी। पार्वती काली सिंध परियोजना को लेकर समझौता हुआ 17 तारीख को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, अब केन बेतवा का शिलान्यास हो रहा है। दरअसल ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होना इसका एक बहुत बड़ा कारण था। और जब डबल इंजन की सरकारें, एक ही दल की सरकारें जब केंद्र में राज्यों में आई हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा फायदा इन परियोजनाओं को मिला है। और जिम्मेदार वो राजनीतिक दल थे जिसका खामियाजा बुंदेलखंड के लोगों ने भुगता। राजनीति बुंदेलखंड को लेकर बहुत ज्यादा हुई, सूखे को लेकर, यहाँ की गरीबी को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री ने समृद्धशाली बुंदेलखंड की अगर बात करें, वो सपना जब वो बोलते हैं तो वो ऐसे ही साकार होता हुआ दिखाई देता है। ये जब भीड़ यहाँ पर आती है, भीड़ जुटती है, प्रधानमंत्री का इंतजार करती है, ये धन्यवाद करती है कि जो बातें जिसकी कमियां इन लोगों के लिए थी वो कमियां पूरी होंगी कम से कम। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर को लेकर अपनी नजर बनाए रखिएगा इस पर। तो एक तरफ से अगर हम देखें तो बुंदेलखंड में जहां एक और बुंदेलखंड वासियों की पानी की समस्या दूर होती नजर आ रही, लेकिन वहीं दूसरी ओर दिल्ली में शुद्ध जल को लेकर सिर्फ और सिर्फ वादे किए जा रहे हैं। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते कल की ही अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा ऐलान करते हुए दिल्ली में 24 घंटे हर घर को साफ पानी मिलने का ये दावा किया।
जहां अरविंद केजरीवाल ने नल से सीधे मुंह लगा करके पानी भी पिया, उसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने कहा कि पानी बिल्कुल साफ है। पर सवाल ऐसे में यह है कि आखिर पिछले 10 सालों से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी सत्ता में है और हर साल दिल्ली वालों को पानी की जो किल्लत है उससे सामना करना पड़ता है। और क्योंकि अब अगले साल विधानसभा के चुनाव है दिल्ली में, तो ऐसे में 24 घंटे पानी का ये वादा आखिर कितना सच्चा है और कितना झूठा, ये तो दिल्ली की जनता ही तय कर सकती है। इस पर करेंगे अपने संवाददाता से बात, लेकिन उससे पहले सीधा रुख कर लेते हैं सुख की बड़ी खबर का। तो सुख की बड़ी खबर आ रही है, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर महिलाओं को 2100 रुपए देने का जो पूरी वादा किया गया था इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावों से पहले, उस योजना पर दिल्ली सरकार की तरफ से ही सवाल उठा दिए गए हैं। विभाग की तरफ से अखबारों में ये नोटिस जारी किया गया है। ये 2 नोटिस आज सामने आए हैं और ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और उस नोटिस में कहा गया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। दरअसल महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया, साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया। स्वास्थ्य विभाग जो है, आवेदकों से जानकारी जुटाने को धोखाधड़ी विभाग की तरफ से बताया गया और कहा गया कि ऐसी जानकारी इकट्ठा करने का अधिकार नहीं है किसी को भी। योजना अधिसूचित होने पर पोर्टल पर विभाग जो है वो अपने आप जारी कर देगा, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। अभी अस्तित्व में ऐसी कोई योजना नहीं है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधे तौर पर जिस तरीके से 2 योजनाओं की बात कही गई थी, संजीवनी और साथ ही महिला सम्मान योजना की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन भी सोमवार से शुरू हो गए। और ऐसे में क्या इस योजना को लेकर अब विभाग ने पूरी सच्चाई इसके सामने बता दी है कि सिर्फ ये डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और अभी तक विभाग के पास ऐसी कोई योजना नहीं है, ऐसी कोई अधिसूचित नहीं है। और जैसे ही ये योजना आएगी तो इसे पोर्टल पे उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि इसको लेकर के सरकार की तरफ से ये नोटिस जारी किए गए हैं। और ये नोटिस आम नोटिस नहीं, बल्कि बाकायदा अखबार के अंदर ये अधिसूचना जारी की गई है इन 2 नोटिस के जरिए, जो अपने आप में कई तरह के सवाल उठाते हैं। इसी पर कर लेते हैं अपने संवाददाता से चर्चा। इस वक्त हमारे साथ धीरज अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आखिर अरविंद केजरीवाल ने इन योजनाओं को जारी करते वक्त क्या कुछ कहा था, पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। जो हमारी टीम्स घर घर जाएंगी वो दोनों योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगी, संजीवनी योजना का भी और महिला सम्मान योजना का भी। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दिल्ली का वोटर होना आवश्यक है, तो सब लोग अपने अपने घर में अपना वोटर कार्ड तैयार रखें। तो देखिए, सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को आपने सुना जब इन दोनों योजनाओं को लाए गए, उन्होंने कहा कि जो हमारी टीम है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम आपके पास पहुंचेगी, घर घर जाएगी और डाटा जुटाएगी। लेकिन उसी चीजों पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं इस वक्त विभागों की तरफ से, जो महिला विभाग है उसकी तरफ से और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। फिलहाल सीधा रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता का, धीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, चुनावों से पहले वादे भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये वादे चुनाव तो अभी आए भी नहीं है, उससे पहले ही खोखले साबित हो रहे हैं। विभाग की तरफ से ये 2 नोटिस जारी किए गए हैं आज। बिल्कुल आपने सही कहा, और जैसा कि आज हमने अखबारों में देखा और विज्ञापनों के जरिए देखा, और ये विज्ञापन दिल्ली विकास विभाग की तरफ से, दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तरफ से है। और इस विज्ञापन में जानकारी दी गई है कि जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो स्कीम लाई गई है, उस स्कीम का नोटिफिकेशन उनके पास नहीं है। उनके पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि दिल्ली की सरकार कोई संजीवनी स्कीम लाने जा रही है, और उस संजीवनी स्कीम के जरिए दिल्ली के बुजुर्गों का जो मुफ्त इलाज कराने की जो घोषणा आम आदमी पार्टी करने जा रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से एक तरीके से कह सकते हैं कि वोट बैंक को हासिल करने के लिए लोगों के घर घर पहुंच रहे हैं, और लोगों के घर घर पहुंचकर उनका एक तरीके से डॉक्यूमेंट ले रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास बैंक डिटेल्स आपके क्या हैं, आपके पास वोटर आईडी आपके पास क्या है, आधार कार्ड आपके पास क्या है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चुनाव के एन वक्त जिस तरीके से दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने खुलासा किया है और इस नैरेटिव को फेक नैरेटिव घोषित किया है, क्योंकि दिल्ली स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पे कहना है कि अगर कोई ऐसी स्कीम दिल्ली सरकार के पास है तो उसके लिए कोई नोटिफिकेशन होना चाहिए, और नोटिफिकेशन के जरिए ही हम उस स्कीम एक्सेप्ट कर सकते हैं या हम लोगों को किसी तरीके की सुविधा पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी कोई नोटिफिकेशन दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि ऐसी अगर कोई नोटिफिकेशन आएगी
चाहे संजीवनी योजना को लेकर हो या महिला सम्मान को लेकर हो, तो उसका दिल्ली सरकार एक पोर्टल बनाएगी और पोर्टल के जरिए उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। अगर कोई वॉलंटियर्स, अगर कोई कार्यकर्ता किसी के घर पे या किसी के दरवाजे पहुंचते हैं कि इस तरीके की आप डेटा दें, आप अपना आधार कार्ड हमें दिखाएं या आप अपना पहचान पत्र हम दिखाएं, तो इसे फेक नैरेटिव कहा जाएगा। बिल्कुल, और इसके साथ ही ये भी कहा गया विभाग की तरफ से कि इस तरीके की जो डाटा जुटाया जा रहा है ये धोखाधड़ी है कहीं ना कहीं। आपके पास वापस लौटेंगे धीरज, क्योंकि ये तो रही एक वादे की बात, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली सरकार की तरफ से, माफ कीजिएगा, जो आम आदमी पार्टी है जो इस वक्त सत्ता में है, उसकी तरफ से पानी को लेकर भी एक वादा किया गया। आपके पास तुरंत वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार ग्राफिक्स हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि दिल्ली के अंदर इस वक्त कहीं ना कहीं जल संकट भी लगातार, हम हर साल इस जल संकट का सामना करते हैं और ऐसे में ये वादा किया गया है कि दिल्ली वासियों को इस वक्त 24 घंटे शुद्ध जल मिलेगा। कैसे, वो देख लेते हैं एक बार। 2022 तक 95% पानी साफ करने का वादा इस वक्त किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन वो पानी कितना साफ हुआ है ये आप भी जानते हैं। दिल्ली में नजफगढ़ झील भी इस वक्त प्रदूषित है और जो जल लोगों के घरों में पहुंच रहा है वो भी दूषित जल पहुंच रहा है। यमुना में रोजाना 3.5 मिलियन लीटर से ज्यादा सीवेज का पानी आता है, यानी कि गंदा पानी वहां पर पहुंचता है और साफ करने की कोई चीजें हैं ही नहीं। सीधे यमुना में गिरते दिल्ली के 17 बड़े नाले, जिनकी वजह से यमुना नदी भी कहीं ना कहीं इस वक्त प्रदूषित है। कुल सीवेज का 35 से 40% का ही ट्रीटमेंट किया जाता है, उस पानी को साफ करने किया जाता है, लेकिन बाकी पानी गंदा ही रहता है। ऐसे में दिल्ली की जलापूर्ति का 70% जो पानी की जो जरूरतें हैं वो यमुना नदी पूरा करती है। लेकिन इस यमुना नदी की तस्वीरें आप भी देखते होंगे जब आप वहां से गुजरते होंगे कि आखिर वो यमुना नदी कितनी प्रदूषित है। दूषित होने की वजह से कई बीमारियों का खतरा भी इस वक्त दिल्ली वासियों के ऊपर है। इससे पहले अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से 2013, 2014, 2015, साल 2017, साल 2019 और 2020 में भी यही दोहराया गया था कि यमुना नदी साफ हो जाएगी। लेकिन सच्चाई क्या है ये आप और हम सभी जानते हैं, खासतौर पे जो लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं। राजधानी दिल्ली में ग्राउंड वाटर में भी खारे पानी की सबसे बड़ी समस्या है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की रिपोर्ट, दिल्ली में हर चौथा सैंपल जो है वो प्रदूषित है। तो मानकों पर खरा नहीं उतरता है दिल्ली का ये पानी। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चार्जशीट में भी कई सारे राज अब खुल गए हैं। वादा किया था दिल्ली के अंदर विश्व स्तरीय स्कूल बनाए जाएंगे, लेकिन 2 लाख छात्र अभी भी इससे वंचित हैं। 24 घंटे मुफ्त नल से जल सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन 43% से ज्यादा झुग्गी निवासी बोतलें और टैंकरों के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं। दिल्ली को फ्री क्लिनिक और अस्पताल का मॉडल बनाएंगे, लेकिन निजी अस्पतालों में जाने को मजबूर है 70% मरीज। 5 साल में यमुना को सुंदर बना देंगे, लेकिन यमुना की स्थिति आप सभी जानते हैं कि आज कितनी प्रदूषित है यमुना नदी। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की बात की गई थी, वादा किया गया था, लेकिन AQI हर दूसरे बच्चे को फेफड़े जो है वो खराब करता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली को करप्शन मुक्त बनाने की बात कही गई थी, वादा किया गया था, लेकिन CM, डिप्टी CM और साथ ही कई मंत्री और विधायक भी जेल की हवा खा चुके हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री एक आम आदमी की तरह रहेगा, लेकिन वो आलीशान महल की तस्वीरें हम सभी ने देखी, किस तरीके से शीश महल के अंदर करोड़ों का घोटाला हुआ। दिल्ली के सड़कें विश्व स्तरीय बनाए जाएंगे। तो ये तमाम वो वादे हैं और उन वादों के साथ साथ हकीकत क्या है वो हमने आपको बताई। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी धीरज लगातार बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। धीरज, जो वादे और हकीकत दोनों में कितना अंतर है ये हमने अपने दर्शकों को दिखाया, क्योंकि इससे पहले भी पानी को लेकर के पानी साफ मुहैया कराया जाएगा, इससे पहले भी कई बार ये वादे किए जा चुके हैं। बीते कल की ही अगर हम बात करें तो 24 घंटे मुफ्त पानी देने की बात कही गई दिल्ली वासियों को अरविंद केजरीवाल की तरफ से। लेकिन क्या ये वादा ये माना जाए कि खोखले वादे हैं, क्योंकि इससे पहले 2 योजनाओं को लेकर विभाग की तरफ से ये नोटिस जारी हो ही चुके हैं और अब पानी को लेकर भी। बिल्कुल आपने सही कहा, और जिस तरीके से जो भ्रामक जानकारी इन 2 योजनाओं के बारे में दी गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे वो संजीवनी स्कीम हो या चाहे हम कह सकते हैं कि जो महिलाओं के लिए जो स्कीम हो। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, अगर हम वायदों की बात कर लें तो जिस महिला सम्मान निधि की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है, तो ये महिला सम्मान निधि की बात पंजाब के चुनाव में भी कही गई थी और भारतीय जनता पार्टी जोर जोर से बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्लाकर कह रही है कि आपने आपने पंजाब की महिलाओं के लिए 1000 रुपये देने की घोषणा की थी। कोई एक महिला आगा आप मुझे लाके बता दें कि आपने उन महिलाओं के खाते में 1000 रुपये डाले हैं। और बांसुरी स्वराज ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को दोहराया है और जिसका कि काउंटर आम आदमी पार्टी की तरफ से
अभी तक नहीं आया है। जी। आपने बात की है पानी की। देखिए दिल्ली में जो पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है, और जिस तरीके से रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली के लगभग 40% जो लोग हैं जो कि स्लम में रहते हैं या जो कह सकते हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं, तो उनके पास शुद्ध पेयजल के लिए उनके पास कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल, यानी कि जो जल संकट वाली बात है, ये हर साल हम देखते हैं कि दिल्ली वासी जो है जल संकट का सामना करते हैं, लेकिन अब ये वादा किया गया है। हालांकि दिल्ली वासी जो है वो इस वादे को भरपूर तरीके से जानते हैं कि ये वादा कितना सच्चा है और कितना झूठा। फिलहाल शुक्रिया धीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो न्यूज पंच में इसी बीच वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर बात होगी पाकिस्तान को लेकर। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधा रुख करेंगे इस वक्त पाकिस्तान से जुड़ी खबर का, जहां आपको बता दें कि पाकिस्तान ने मंगलवार को अफगानिस्तान में तालिबान के कई ठिकानों को अपना निशाना बना करके हवाई हमले किए हैं। और इसके साथ ही इसमें बताया जा रहा है कि इस हमले में अभी तक लगभग 15 लोग मारे गए हैं। हालांकि यह आंकड़ा बढ़ सकता है। साथ ही तालिबान के कई ट्रेनिंग सेंटर्स भी तबाह कर दिए गए हैं। ऐसे में तालिबान की रक्षा मंत्रालय ने बरमाल पर हुए पाकिस्तानी हवाई हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करने की कसम खा ली है। तालिबान के एक बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान को अपनी भूमि और संप्रभुता की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। साथ ही हमले की निंदा करते हुए तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने जिन टारगेट्स पर बमबारी की उनमें वर्जिस्तानी शरणार्थी भी शामिल थे। इसका आपको बता दें कि दरअसल मार्च के बाद से पाकिस्तानी तालिबान के कथित ठिकानों पर अफगानिस्तान के अंदर ये दूसरा ऐसा हमला है। और ये हमला अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि मोहम्मद सादिक की काबुल यात्रा के कुछ घंटों के बाद ही किया गया। सादिक दरअसल द्विपक्षीय बढ़ाने और संबंधों को और मजबूत और बेहतर बनाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा के लिए मंगलवार को काबुल पहुंचे थे, जहां उन्होंने तालिबान शासन के अधिकारियों से मुलाकात भी की थी। और मुलाकात के तुरंत बाद इस तरीके के ये हवाई हमले किए गए। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है, इस पर करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस हमले के पीछे वजह क्या है। दरअसल टीटीपी ने हाल ही के महीनों में पाकिस्तानी सेना पर हमले तेज कर दिए गए थे। एक तरफ जहां कोशिश हो रही है दोनों देशों में संवाद बढ़ाने की, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के हमले अफगान तालिबान पर आतंकियों को पनाह देने का ये बड़ा आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही हम देखें तो तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तानी दावों का, जो पाकिस्तान की तरफ से जो तमाम दावे किए गए, उन सभी दावों का खंडन तालिबान की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी भूमि और संप्रभुता की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और कल जो ये हमले हुए हैं उन हमलों की जल्दी ही पूरा जवाबी कार्रवाई भी की जाएगी। तालिबान ने कहा है कि मरने वालों में वजीरिस्तानी शरणार्थी शामिल हैं जो मौतें हुई हैं, क्योंकि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 15 नागरिकों की मौत हुई है। हालांकि यह आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। टीटीपी ने हाल ही के महीनों में ये हमले किए थे। अफगान तालिबान पर आतंकियों को पनाह देने का ये आरोप लगाता रहा है। तो ये मुख्य वजह सामने आई है इस वक्त इन हमलों को लेकर। इसके साथ ही आपको बता दें कि तालिबान के आखिर मौजूदा हालात क्या है। तालिबान हवाई हमलों में बड़े पैमाने पर तबाही वहां पर मची है, क्योंकि ये हवाई हमले किए गए पाकिस्तान की तरफ से। तो मौजूदा हालात वहां पर क्या है वो आपको बता रहे हैं। एयर स्ट्राइक के बाद जो पूरा क्षेत्र है वहां पर जो माहौल है वो तनावपूर्ण इस वक्त हो चुका है। इसके साथ ही कई इलाकों में हालांकि राहत और बचाव कार्य भी किया जा रहा है। जो लोग इस हमले में घायल हुए हैं उनको वहां से निकाल करके अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 15 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये मौत का जो आंकड़ा है ये और बढ़ सकता है। कई घायलों की हालत इस वक्त गंभीर वहां पर बताई जा रही है। और इसी पर चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को जवाब देगा अब ये तालिबान, ये कहा गया है। तालिबान ने कहा है कि जवाब दिए बिना पाकिस्तान को
छोड़ा नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बम बरसाए हैं और उसके बाद में अब ये तालिबान की तरफ से जवाब आया है और इस हमले में महिलाओं और बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल देखना होगा कि अब इस हमलों के होने के बाद में तालिबान किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब देता है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ हमारे सहयोगी अमित इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अमित, ये जो हमले हुए हैं क्या माना जाए? एक तरफ तो द्विपक्षीय बातचीत और कोशिश की जा रही है संबंधों को बेहतर बनाने की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के हमले, क्या संदेश दिया जाए? जी कृतिका, देखिए जहां तक ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सवाल है, इस वक्त ये आज की बात नहीं है, पिछले 4-5 महीने, इनफैक्ट पूरे साल में करीब पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस और उनके सिविलियंस के ऊपर लगभग 856 हमले हुए हैं। जिसका पाकिस्तान का कहना है ये टीटीपी वाले ही इसमें इन्वॉल्व है, जिसके चलते ये ऑर्गेनाइज्ड और ये प्रिसीजन स्ट्राइक एग्जीक्यूट किया गया है। अगर देखी जाए तो इनफैक्ट इनका सबसे बड़ा हमला जो पाकिस्तान पे हुआ था, जिसके चलते ये जवाबी कार्रवाई हुआ, ये पिछले इसी महीने नवंबर के 7 तारीख को हुआ था, जहां पे क्वेटा प्रोविंस में उनके, जहां पे करीब 30 लोग मारे जा चुके थे। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सूत्रों का कहना है कि जिसके पीछे जो है टीटीपी वालों का हाथ था। और इनका एक ऐसा है, ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ काफी सारा इनके कार्रवाई हो चुके हैं। इनफैक्ट 2023 में करीब 650 हमले हुए थे, जिनका पाकिस्तान का कहना है यही लोग थे इनके पीछे, और इस साल जो है 850 हो चुके हैं। तो लगातार ये हमले हुए जा रहे हैं। और जो बाहर के देशों के जैसे चाइनीज नागरिक जो अभी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी काफी बार हमले हो चुके हैं। तो पाकिस्तान का यही कहना है कि इसके रिटेलिएशन में कहीं ना कहीं इसको खत्म करने के लिए इन लोगों के ऊपर जो है ये कार्रवाई की गई है। पर इनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इनका कोई एक ऑर्गेनाइज्ड बेस या कोई निर्धारित जगह नहीं है जहां से ये लोग ऑपरेट करते हैं, और ये एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। तो ये अपने बेसेस जो है लगातार चेंज करते रहते हैं, जिसके चलते आज ये हमला हुआ, जहां पे तालिबान कह रहे हैं, तालिबान की सरकार जो है वहां पे कह रहे हैं कि ये हमला बिल्कुल भी उनके ऊपर नहीं था, बल्कि उनके अफगानिस्तान के आम नागरिकों के ऊपर था, जहां पे बच्चे और महिलाएं जो है घायल हुए हैं और बहुत सारे जो लोग मारे भी जा चुके हैं। तो पाकिस्तान तो अपना ये कह रहा है कि ये जवाबी कार्रवाई है, जो 850 हमले इस साल हुए हैं उसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए, उसको टैकल करने जी अमित, अब देखना यह होगा कि तालिबान की तरफ से जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा, जवाबी कार्रवाई होगी, ये जवाबी कार्रवाई क्या होगी, इस पर आप भी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से अगर हम देखें तो लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक तरफ संबंधों को मजबूत करने की बात है, तो वहीं दूसरी तरफ ये हमले किए जा रहे हैं। फिलहाल अब ये देखना होगा कि तालिबान की तरफ से इस हमले में जवाबी कार्रवाई क्या की जाएगी, उस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम खबरों के साथ। नमस्कार।